मेरे परिवार के लोग जो मुझे साहस दिलाते ही रहे और कभी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी कि मैं आज फिर उनके बीच में कोई ना कोई त्यौहार मना सकूंगी। स्वराज जी, अक्सर इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझने के कारण मनुष्य का मानसिक स्तर क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो आपने उस दौरान मानसिक उत्पीड़न का आप शिकार रहे हैं, तो आपने कैसा फेस किया, उसको किस तरह उससे निजात पाई आप? ऐसा है, जीवन में इसकी मानसिक जो चोट है इसकी स्टेजेस होती हैं। एक अरसा था जब पता लगा कि कैंसर है, शायद मैं बच नहीं पाऊँ। उस वक्त इतनी उथल पुथल मच गई थी, इंसान चारों ओर से जैसे घिर जाता है कि अब क्या होगा, ये बच्चों के लिए क्या होगा, समाज के लिए क्या होगा, मैं चली गई तो मैं देश के लिए क्या करके जा रही हूँ, मेरा समय इतना नहीं बचा हुआ है। लेकिन क्या होता है, फिर इंसान को भगवान, परिजन और सब शक्ति देते हैं और उसी से इंसान अपने आप को किसी न किसी उम्मीद पर, किसी विश्वास पर वो चलता ही रहता है। स्वराज जी, कैंसर के बारे में आपका निजी तजुर्बा क्या कहता है? मेरा निजी तजुर्बा ये कहता है कि कैंसर आज भी बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसके पास, बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और दूसरा ये भी है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मैं रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए जब जाती थी तो नर्सेज, टेक्नीशियन, सबको लगता था जैसे कोई भी बात नहीं, आए हैं और चले जाएंगे। उसी दौरान मेरा गला खराब हो गया और गला खराब होने से क्योंकि आवाज़ पे असर पड़ता और लोग महसूस कर सकते हैं, सभी कहें ओ पुअर यू, ओ पुअर यू। मुझे बहुत अजीब लगा कि जो एक बीमारी जिसके इलाज के मैं आ रही हूँ और शायद मैं कल का सूर्य उदय होते हुए भी ना देख पाऊँ या आज के सूर्यास्त के साथ मेरा भी अस्त हो जाए, उससे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसके कोई भी कैंसर के कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो चेहरे से दिखाई दें। जबकि गला खराब होने के सिम्टम क्योंकि आवाज़ से पता लगते हैं। तो अभी भी मैं कहूँगी कि कैंसर के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है और मेरा अनुरोध है, कुछ देश में ऐसी हस्तियाँ हैं जिनको शायद यही बीमारी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने स्वार्थ के लिए वो अपनी बीमारी तक बताने को तैयार नहीं है, जबकि उनके एक इंटरव्यू से इस खतरनाक बीमारी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। कैंसर, मैम आपने इस बीमारी को इतने साल तक फेस किया है, तो जो कैंसर पीड़ित है मैम, उनके लिए स्पेशली क्या मतलब कुछ ऐसा हो कि वो इस बीमारी से लड़ते वक्त किस चीज़ का खासा ध्यान रखें, चाहे वो डॉक्टर हैं, परिवारजन हैं, या वो खुद जो इस बीमारी को से जूझ रहा है, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे मैम? मैं यही कहूँगी कि कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कहने को तो अब मैं भी मानती हूँ, डॉक्टर्स भी मानते हैं कि चिंता का बहुत रोल है इसमें, और पुरानी कहावत थी चिंता चिता समान। तो चिंता को जितना हो सके अपने जीवन को चिंता मुक्त बनाएं। और जब बीमारी आ ही गई, जब आमने सामने बीमारी से हो लिए, तो जैसे जीवन में हम करते हैं कि जो होना है सो हो ही रहा है, तो उसको सही ढंग से और जितनी हिम्मत है सारी हिम्मत जुटाकर, जैसे युद्ध में, युद्ध स्तर पर जीवन जिए और जो कर सकते हैं। और मुझे लगता है ईश्वर का बहुत रोल है, और हमेशा अगर हम ये मान कर सोएं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर आप मुझे इस धरती पर मुझे भेजा है और अभी वो काम पूरे नहीं हुए हैं, तो मुझे कृपया करके कुछ और, मैं अपनी दरखास्त डालती हूँ जीवन के लिए। और कभी कभी ईश्वर इतने कठोर नहीं है, आपकी दरखास्त मंजूर कर देते हैं, जैसे मेरी अपील उन्होंने मानी। जी बिल्कुल, अभी आपने देखा, हमने बात की किस तरह से स्वराज लांबा जी ने बताया कि कैसे उनको कैंसर हुआ और किस तरह से उन्होंने इस कैंसर से लड़ाई की और जीत भी उनकी हुई। इनको लिवर में कैंसर था, और जैसे आपने देखा मैडम, आपकी हम बात करें कि डॉक्टर्स उन्हें भी नहीं बता पाए कि उन्हें कैंसर था। और मनोवैज्ञानिक अगर मैं उनका एक एस्पेक्ट उठाना चाहूँ कि जैसे वो खुद कह रही हैं कि मैं जब जाती थी इलाज कराने के लिए तो मेरा गला बैठ गया, और उसके बाद जो नर्सेज थी वही बोल देती थी ओ पुअर यू,
म्यूट, तुम्हारी आवाज नहीं है, तो थोड़ा सा तो क्या रहता है, क्या देखिए हम आज जब डिस्कशन करना शुरू किया तभी मैंने आपको बताया कि ये जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उसका हम लोगों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। स्वराज लांबा जी की तरह प्रत्येक वुमेन या प्रत्येक व्यक्ति जिसको भी इस तरह से बीमारी लगती है इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं ले पाते। हालांकि मैं भी अपनी लाइफ में एक इसी तरीके की लेडी से मिली हूँ, बहुत नजदीक से मैंने उनको देखा है जिन्होंने पॉजिटिव व्यू लिया, और वो मैं आपको थोड़ा सा जब इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजीज बताऊंगी तब मैं आपको उनका एग्जाम्पल भी अभी कोट करूंगी। तो जहां तक इंटरवेंशन की बात है कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो प्रिवेंटिव ही है, जिसमें साइको एजुकेटिव प्रोग्राम्स में सबसे बढ़िया है कि हम डॉक्टर्स की मदद लें और हम वो अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन क्रिएट करें। जैसे आप लोगों ने अभी बातचीत थोड़ी देर पहले भी की कि लोग दिखाते नहीं है, कुछ भय है या कोई इग्नोरेंस है या किसी मैं बहुत बिजी हूँ, किसी ना किसी वजह से मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ या इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, मैं नहीं जानती एग्जैक्टली कितना एक रोल कैंसर का इसमें है, डॉक्टर साहब बता पाएंगे, पर विटामिन बी एंड देन बीटा कैरोटीन जिन चीजों में हो वो ज्यादा खानी चाहिए। तो इस तरह की चीजें। देन एक्सरसाइज का रोल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिला है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहांस करने में एंड प्रिवेंशन को लेकर के भी बहुत मिला है। तो ये हम कुछ बिहेवियरल थेरेपीज हम करते हैं जिसमें हम ये सिखा सकते हैं लोगों को सेंसिटाइजेशन के बाद कि उनको अपने शेड्यूल्स किस तरह बनाने हैं। उसमें हम लोग बिहेवियरल कंटिजेंसी प्रोग्राम्स करते हैं और उसमें हम लोगों का बिहेवियर शेप कर देते हैं कुछ रीइंफोर्समेंट्स की मदद से। ये कुछ एक तरह की चीजें जो हम करते हैं। फिर इसमें हम मदद कर सकते हैं लोगों को। देखिए कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स बड़े सीरियस हैं इसके कैंसर के, कंसंट्रेशन पर, मेमोरी फॉरगेटिंग पर, इन चीजों पर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। तो इसमें भी कंसंट्रेशन कैसे इनहैंस करना है, मेमोरी को कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कुछ एक टेक्निक्स हमारी जो है वो बहुत हमें मदद करती हैं। खासतौर पर कुछ लर्निंग टेक्निक्स को यूज करके या यूज ऑफ निमोनिक्स को यूज करके हम लोगों को बता सकते हैं। कंसंट्रेशन के लिए अगेन हमारी बिहेवियर थेरेपीज जो है वो काम आती हैं। फिर अनदर काइंड ऑफ थेरेपीज जो हम दे सकते हैं उनको हम कॉग्निटिव थेरेपीज कहते हैं। उसमें हम क्या चीजें बताते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि लोगों ने तो भय क्रिएट किया लेकिन इन्होंने अपने मन के अंदर नहीं होने दिया। तो हम ना कॉग्निटिव टाइप्स होते हैं कुछ की स्ट्रैटेजीज जो लोग अडॉप्ट करते हैं। मैं ज्यादा की बात नहीं करूंगी, लेकिन हमें लोगों को ये सिखाना पड़ता है कि हाउ नॉट टू कैटास्ट्रोफाइज, कि वो अपनी बीमारी को मैक्सिमाइज ना करें और जिंदगी में जो दूसरी चीजें पॉजिटिव हैं उनको वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तो उसमें हम अवॉइडेंस लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम उसमें उनको डिस्टेंसिंग सिखाते हैं। जैसे अवॉइडेंस से क्या मतलब है, अवॉइडेंस का मतलब यह है कि इंसान उस सिचुएशन से बचता है और वो इस तरह से सोचता है कि थिंग्स विल बी ओके, ये ठीक हो जाएगा। उनको भी वो अवॉइड, जैसे वो भय उनको लोगों ने पैदा किया पर कहीं ना कहीं इन्होंने ये इनकी अपनी पर्सनालिटी थी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की नहीं होती। तो हम लोग उनको बैठ के सिखाते हैं इस तरीके से दी जा सकती है आपकी तरफ से कि वो हम सिखाते हैं बकायदा। फिर डिस्टेंसिंग में हम क्या करते हैं कि ये बात की मुझे कैंसर हो गया है, मैं मर जाऊंगी, आई शुड नॉट लेट इट गो इनटू मी, मैं इसको अपने भीतर बिल्कुल जाने ही ना दूं। मैं अपना उस बात से थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर लूं और फिर मैं पॉजिटिव पर फोकस करवाऊं। पॉजिटिव पर फोकस करने का क्या मतलब है कि मुझे इसमें से बाहर आना है, कैसे आना है। मैं एक उदाहरण आपको कह रही थी, मैं दूंगी। मैं यहाँ इन तीनों बातों को करने के बाद मैं बताती हूँ। मुझे गर्व है ये कहने में कि हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट ही रही है, वे स्वयं मनोवैज्ञानिका थी, प्रोफेसर मनीषा सेन। मुंबई की यूनिवर्सिटी में टीचर थी। अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर नाउ। लेकिन वो मेरे साथ एक जगह पर बैठी थी और उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरे को जब कैंसर था, एंड शी वॉज अ बंगाली लेडी, तो उनके इतने लंबे लंबे बाल थे। मैं, आप यकीन मानिए, मैंने उनसे नहीं कहा थैंक गॉड, पर मुझे लगा ये पता नहीं साइकोलॉजिस्ट होकर क्या अटेंशन सीखेंगे, इतने लंबे बाल हैं, अभी अभी इनकी कीमोथेरेपी हुई है, इतने लंबे बाल कहाँ से आ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी और व्यक्ति ने भी मेंशन किया, तो मैंने फिर उनसे डिटेल में बात की। उन्होंने मुझे ये बताया, कहते कि जब मुझे कैंसर हुआ तो तब पहले तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है मैं मरूंगी। बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी और आप जानती हैं कि जहाँ बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में कोई दूसरे डिपार्टमेंट के कोई यहाँ वहाँ लोगों का वो रहता है, जेलसी वाली चीजें हर जगह पर रहती है, ये ह्यूमन नेचर है। तो वो कहने लगे कि जब मैंने देखा कि जो लोग मुझे नहीं चाहते वो बड़े खुश हैं, तो मैंने ये सोचा ठीक है, चाहे 6 महीने जीना है चाहे 1 साल जीना है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दिखाऊं। एंड उसके लिए उनके अंदर ये करना है वो करना है, उसमें वो इतनी बिजी हो गई कि वो ये सारी चीजों से उनकी ऑटोमेटिक अवॉइडेंस एंड डिस्टेंसिंग जो है वो क्रिएट हो गई। तो उसके बाद मुझे ये लगने लगा, फिर मैंने कुछ रिसर्चेस भी देखी कि अवॉइडिंग, डिस्टेंसिंग एंड
पॉजिटिव पर कंसंट्रेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे वो चीज। अच्छा, 2004 तक तो लोग ये कहते थे कि सर्वाइवल रेट में कोई फर्क नहीं है, रिसर्चेस भी यही शो कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस बढ़ती भी चली गई तो 2007 में पहली ऐसी रिसर्च आई थी जिसमें ये दिखाया एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होती है। योगा मेडिटेशन से कुछ चीजों में साइकोलॉजी के रिजल्ट्स काफी बेटर हैं, तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक 20-25 मिनट्स का सेशन हम लोगों को देते हैं और वो लोगों को वाकई बहुत रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेस फ्री बना देता है। मैं उसको रामबाण दवा कहती हूँ। तो जब ये दिया तो लोगों के अंदर T4 एंड T8 एनहांसमेंट, मतलब कि डिजीज इम्यूनिटी जो है वो भी बढ़ गई। तो वो एक बहुत भारी जो है फायदा हुआ। और मैंने वास्तव में खुद भी एक ऐसा काउंसलिंग का केस किया है जिसके दिमाग में बहुत फियर्स थे, उसके कारण से वो आंख का था, कैंसर का नहीं था, लेकिन वो डिजीज फ्री नहीं हो पा रहा था, कोई मेडिसिन उसको इम्पैक्ट नहीं करती थी। उनकी वाइफ को लगा कि मे बी अ साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प, तो मैंने उनके कॉग्निटिव एटीट्यूड्स में चेंज करने में उनकी मदद की और तब उनको ये लगने लगा ठीक है, जिंदा ना रहूं इससे अच्छा तो यही है ना, काना हो जाऊंगा। उनको उस तरह की एंजाइटीज थी। और आप यकीन मानिए कि आफ्टर दिस रिलैक्सेशन एंड दिस फीलिंग एंड एटीट्यूड चेंज, उनको वही दवा जो 4 डॉक्टर्स ने उनको सेम बताई हुई थी, विद इन अ मंथ ही इम्प्रूव्ड। तो साइकोलॉजी का मैडम ये रोल जो है बड़ा ग्रेट रहता है इन एवरी डिजीज। इन एवरी डिजीज, ठीक है। कैंसर में थोड़ा सा नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें हमारा थोड़ा, लेकिन जहां कोई दवा काम नहीं कर रही हो, हम अगर रिलैक्स करेंगे, हमारा एटीट्यूड यदि पॉजिटिव होगा तो सेम दवाइयों का इम्पैक्ट शायद डॉक्टर साहब मेरी राय से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे केसेस कोट कर सकती हूँ। ये मेरा अनुभव है मैडम। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से बताया। डॉक्टर साहब आपके पास फिर से आती हूँ। यहाँ पर इन लेडी ने हमें, स्वराज लामा ने हमें बताया कि किस तरह से उसने जब डॉक्टर को कहा कि हो सकता है कि मुझ में कैंसर है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, तुम तो पूरा काम करती हो, तुम्हारा फिजिकल वर्क भी अच्छा है और तुम्हारी हेल्थ भी ठीक है, तो तुम्हें तो कैंसर है ही नहीं, मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। अमेरिका जैसे विकसित देश में उन्होंने कहा कि ये चीज हुई है। तो क्या कई बार डॉक्टर्स की लापरवाही भी इसका कारण बनती है? जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में कैंसर होता है तो उसमें सिम्टम बहुत कम होते हैं। जी हाँ, दर्द नहीं होता, इसलिए तो निगलेक्ट हो जाता है। हाँ। छोटी सी गांठ है तो लोग सोचते हैं ठीक हो जाएगी अपने आप। तो उस तरीके से डॉक्टर भी क्या करें, पेशेंट ही नहीं आएगा डॉक्टर के पास, तो कई बार वो भी निगलेक्ट कर सकते हैं। इतना थरोली एग्जामिन करना बड़ा मुश्किल है जब तक आप बताएं नहीं मेरे शरीर में गांठ कहाँ पे है। हाँ, इसलिए। लेकिन आजकल मैं बताना चाहूंगा इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। जैसे हमारा ब्लड कैंसर एक होता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, अब उसको हम कैंसर ही नहीं कहते हैं। इतनी अच्छी दवाई है, उससे 20-20 साल तक, 15-15 साल तक लोग मरते ही नहीं। लोग मरते नहीं है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक वो चीज आई है कि कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी। कैंसर की दवाई पीछे अखबार में भी था कि कुछ कंपनियां सस्ती कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जो आप कह रहे हैं कि आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, खर्चा इतना परिवार से। हाँ, इन्होंने खुद बताया इनका लगभग, अगर हम जैसे अमेरिका के, उन्होंने हमें बोला $500,000 उन्हें लगे हैं, तो लगभग 2.5 करोड़ के करीब उनका खर्चा आया। जैसे हमारे ब्लड कैंसर में एक इलाज होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अच्छा, अब उसका 10 लाख रुपए कम से कम खर्चा है। तो ये एक मेजर रीजन है। अदरवाइज तो ये आम बीमारी की तरह ही है, क्योंकि खर्चा बहुत होगा, कहाँ से लाएंगे? हर एक आदमी तो इतना अमीर होता नहीं। हाँ। जो अमीर है वो भी नहीं कई बार अफोर्ड कर पाते। कोई भी इंजेक्शन जो है 2,000-5,000 रुपए पर डे के हिसाब से, और कई साल तक चलना पड़ता है। हाँ, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें कुछ